युद्ध और बाजार। जब भी ये दो शब्द एक साथ सुनने को मिलते हैं ना, तो टेंशन तो होती ही है। घबराहट होना बिल्कुल आम बात है। पर क्या हो अगर हम इस घबराहट को, इस पैनिक को डेटा और एक क्लियर फ्रेमवर्क के साथ समझने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं कि कहानी क्या कहती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दें। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये पूरी तरह से एजुकेशनल है। इसे कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह बिल्कुल ना समझें। हम तो बस जो पुराना डेटा है और जो मॉडल्स हैं, उन्हीं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि जंग शुरू हो गई है, मार्केट्स धड़ाम से गिर रहे हैं, अब आगे क्या होगा? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं, और वो भी डेटा में। तो देखिए, इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मार्केट के पैनिक की, फिर भारत के ऑयल कनेक्शन को समझेंगे, फिर देखेंगे कि मौजूदा गिरावट का मतलब क्या है। उसके बाद आगे के 3 क्या सिनेरियो बन सकते हैं, एक स्मार्ट इन्वेस्टर को किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, ये सिर्फ एक करेक्शन है या फिर किसी बड़े बेयर मार्केट की शुरुआत। तो देखिए, जब भी कोई जंग छिड़ती है ना, तो मार्केट का जो रिएक्शन होता है वो एक जानी पहचानी कहानी जैसा है। हाँ, शुरुआत में बहुत डरावना लगता है, पर असल में इसका एक तय पैटर्न होता है जो बार बार दोहराया जाता है। और इतिहास हमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है। शुरुआती गिरावट, हाँ, वो तेज होती है, लेकिन रिकवरी भी अक्सर उतनी ही तेजी से आती है। आप चाहे गल्फ वॉर की बात करें या हाल के रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की, पैटर्न लगभग सेम ही रहा है। एक तेज गिरावट और उसके कुछ ही महीनों बाद रिकवरी। और ये पूरा साइकिल जो है, ये 4 फेज में होता है। पहले 1 से 3 हफ्ते पैनिक सेलिंग होती है, फिर अगले कुछ हफ्तों में वोलेटिलिटी अपने पीक पर पहुंचती है। उसके बाद 1-2 महीने में मार्केट अपना बॉटम बनाता है, और फिर शुरू होती है रिकवरी रैली। तो ये एक प्रोसेस है, कोई एक दिन की घटना नहीं। तो सवाल ये उठता है कि भाई, इंडियन मार्केट इतना ज्यादा क्यों रिएक्ट करता है इन चीजों पर? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, तेल, क्रूड ऑयल। 80% से भी ज्यादा। सोचिए, सिर्फ ये एक नंबर ही आपको पूरी कहानी बता देगा। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाता है, और जब भी दुनिया में टेंशन बढ़ती है, तो यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। और ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। देखिए, जंग होती है तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। इससे हमारे देश में महंगाई बढ़ जाती है। फिर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती हैं। इससे कंपनियों की कमाई पर असर पड़ता है, और आखिर में स्टॉक मार्केट गिर जाता है। कनेक्शन एकदम सीधा और साफ है। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरी। अब आते हैं जरा आज की हकीकत पर, यानी मार्च 2026 की मौजूदा हालत पर। इस पूरे साइकिल में हम अभी हैं कहां? तो हमारे उस वॉर मार्केट साइकिल के हिसाब से अगर देखें, तो हम फेज 2 यानी वॉर ब्रेकआउट वाले शॉक से निकलकर अब फेज 3 में जा रहे हैं, जो है अनिश्चितता और करेक्शन का दौर। मतलब शुरुआती झटका लग चुका है और अब मार्केट अनसर्टेनिटी से गुजर रहा है। अगर हम निफ्टी के लेवल्स पे नजर डालें, तो 26,300 हाल का टॉप था। वहां से अभी तक जो 8.7% की गिरावट आई है, वो इस तरह के माहौल में बहुत नॉर्मल है। पर हाँ, ये हो सकता है कि मार्केट ने अभी अपना फाइनल बॉटम नहीं बनाया है। एक जो बड़ा डिमांड जोन या कह लें मजबूत सपोर्ट है, वो 23,300 के आसपास दिख रहा है। और पता है सबसे जरूरी बात क्या है? कि सिर्फ मैक्रो ही नहीं, टेक्निकल चार्ट्स भी यही कहानी कह रहे हैं। निफ्टी पर एक राइजिंग वेज ब्रेकडाउन का पैटर्न बना है। अब ये सुनने में टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। ये एक बेरिश पैटर्न है। मतलब ये इशारा कर रहा है कि करेक्शन अभी शायद जारी रह सकता है, और ये गिरावट मार्केट को 23,500 से 23,800 वाले जोन की तरफ ले जा सकती है। तो ठीक है, यहां से आगे क्या हो सकता है? मतलब आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है? हमारे मॉडल्स के हिसाब से मार्केट के सामने 3 संभावित रास्ते खुलते हैं। देखिए, हमारे मार्केट मॉडल्स 3 सिनेरियो की तरफ इशारा कर रहे हैं। 60% संभावना, यानी सबसे ज्यादा चांस इस बात का है कि लड़ाई एक रीजन तक ही सीमित रहेगी। 25% चांस एक बड़े ऑयल शॉक का भी है, और सिर्फ 15% संभावना है कि टेंशन बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगी। तो जो सबसे ज्यादा संभावित सिनेरियो है, उसमें क्या होगा? युद्ध रीजनल ही रहेगा। तेल $110 के ऊपर टिकेगा नहीं, और निफ्टी 23,500 से 23,800 की रेंज में कहीं अपना बॉटम बना सकता है। और इस पूरे प्रोसेस में मानकर चलिए कि अगले 4 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की, जो थोड़ा ज्यादा रिस्की है। अगर किसी वजह से ब्रेंट क्रूड 115 से $120 के ऊपर जाकर टिक जाता है, तो ये भारत के लिए एक बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेस पैदा करेगा। ऐसे में निफ्टी में और गहरी गिरावट आ सकती है,
करीब 22,500 के लेवल तक। ये अपने टॉप से लगभग 15% की करेक्शन होगी। तो इन सभी सिनारियों को देखते हुए एक स्मार्ट इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? उसे किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? चलिए एक वॉच लिस्ट बनाते हैं। मार्केट कब स्टेबल हो सकता है, ये समझने के लिए रोज की हेडलाइन से ज्यादा जरूरी है इन 5 इंडिकेटर्स पर ध्यान देना। पहला, ब्रेंट क्रूड का भाव। दूसरा, इंडिया विक्स, जिसे हम डर का मीटर भी कहते हैं। तीसरा, FIIs का पैसा आ रहा है या जा रहा है। चौथा, डॉलर इंडेक्स कैसा चल रहा है। और पांचवां, शिपिंग रूट्स, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी कोई भी खबर। और चलिए अब आखिर में जरा जूम आउट करके बड़ी तस्वीर को देखते हैं। क्या ये सारी उथल-पुथल किसी बड़ी मंदी की शुरुआत है? इस पूरे एनालिसिस का जो सबसे बड़ा निचोड़ है वो ये है कि जंग के डर के बावजूद इंडिया अभी भी एक मजबूत स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में है। ये जो गिरावट है ये एक बेयर मार्केट की शुरुआत नहीं बल्कि एक हेल्दी मिड साइकिल करेक्शन जैसी दिख रही है। तो अगर पूरी बात को समेटें तो अभी की जो करीब 9% की गिरावट है वो बिल्कुल सामान्य है। ये 10 से 12% तक जा सकती है और 23,200 से 23,600 का जोन एक मजबूत सपोर्ट एरिया है। असली खतरा तब होगा जब तेल $110 के ऊपर बना रहेगा, लेकिन जब तक 2020 से चला आ रहा बुल मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है तब तक लॉन्ग टर्म ट्रेंड को पॉजिटिव ही माना जाएगा। इतिहास हमें बार बार एक ही बात सिखाता है कि जंग के माहौल में आई गिरावट ज्यादातर टेम्पररी होती है, कुछ समय की होती है। तो असली सवाल ये नहीं है कि मार्केट कितना और गिरेगा। असली सवाल तो ये है जब चारों तरफ पैनिक का माहौल हो तब एक स्मार्ट मूव क्या होता है।